Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss an important topic under Hindu Marriage Act 1955. The topic is Section 9, Restitution of Conjugal Rights. So आज का topic बहुत ही important है, especially for judiciary exams, law students and also for competitive exams. So let us understand it. Let's understand what is Section 9. Section 9 provides a remedy to a spouse who has been deserted. So अगर husband है या फिर wife बिना किसी reasonable excuse के दूसरे spouse को छोड़कर अगर अगर अलग रहता है तो aggrieved spouse can go to the court. Okay, so देखो Section 9 of the Hindu Marriage Act provides a remedy to a spouse who has been deserted. Deserted मतलब जो छोड़ के चला गया है. If either the husband or the wife withdraws from the society of the other without reasonable excuse, ये जो without reasonable excuse है ना, ये बहुत important part है, कीवर्ड्स है. रीजनेबल एक्सक्यूज मतलब वहां पे कोई एक्सक्यूज देने के लिए रीजनेबल कोई एक्सक्यूज नहीं है उनके पास. ऐसे ही कोई बिना वजह से एक स्पाउस, ये वो हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकता है, छोड़ के चला गया है, मतलब वो उनके साथ नहीं रह रहा है. द एग्रीव्ड पार्टी में अप्लाई टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर रेस्टिट्यूशन, मतलब जिनको छोड़ के चला गया है वो एग्रीव पार्टी हो रहा है, वो जाके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अप्लाई कर सकता है फॉर द रेस्टिट्यूशन. नाउ व्हाट इज द पर्पस? द फंडामेंटल लॉजिक बिहाइंड दिस सेक्शन इज टू प्रिजर्व द मैरिज. ओके, सो इसका ऑब्जेक्टिव जो है कि मैरिज को बचाना, तोड़ना नहीं. ओके, सो इट encourages the basic things like reconciliation करना. ओके, resumption of cohabitation and also the family unity. So we can say that it aims to prevent the breakup of the family unit by providing a legal mechanism. क्योंकि कोर्ट कभी नहीं चाहता है कि कोई मैरिज ऐसे ही तोड़ जाए. ठीक है, सो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए ये जरूरत है. सो द कोर्ट कैन रिकंसिलिएट इट, रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन आल्सो एंड आल्सो द फैमिली यूनिट. क्योंकि मैरिज एक फैमिली यूनिट है, उसे प्रोटेक्ट करना भी जरूरत है. बाय प्रोवाइडिंग अ लीगल मैकेनिज्म टू एनकरेज रिकंसिलिएशन एंड द रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन. नाउ लेट्स डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सेक्शन 9. कि सेक्शन 9 का डिग्री तब मिलेगा जब कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड होंगे. ओके, सो फर्स्ट कंडीशन इज दैट वैलिड मैरिज. दैट मीन्स देयर मस्ट बी लीगली वैलिड मैरिज. सबसे पहले जो शादी है वो वैलिड होना चाहिए. ओके, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ये वैलिड होना चाहिए. Number 2, withdrawal from society. That means one spouse must have withdrawn from the society of the other. यानी एक स्पाउस जो है उसको दूसरे के साथ रहना बंद कर दिया है, मतलब छोड़ के चले गए हैं. ठीक है, ये होना भी जरूरी है. नंबर 3 इज नो रीजनेबल एक्सक्यूज. मतलब ये जो स्पाउस छोड़ के गए हैं उसके पास कोई रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं है, मतलब कोई प्रॉपर रीजन ही नहीं है कि किस वजह से वो छोड़ के गए हैं. Number 4, satisfaction of court. मतलब the court must be satisfied with the truth of the statements made in the petition. Petition में जो लिखा गया है वो सब कुछ truth है. ठीक है. एंड लास्ट वन इज नो लीगल ग्राउंड फॉर रिजेक्शन. मतलब कोर्ट के पास ऐसा कोई ग्राउंड्स नहीं है जिसके वजह से वो ये रिलीफ को कैंसिल कर दे या फिर डिसमिस कर दे और रिजेक्ट कर दे. नाउ बर्डन ऑफ प्रूफ एंड एनफोर्समेंट. सबसे पहले ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो पिटिशनर पर होता है. नाउ हु इज द पिटिशनर? जो पिटिशन फाइल किया है. ठीक है, सो पिटिशनर को प्रूफ करना होगा कि रेस्पोंडेंट ने सोसाइटी विथड्रॉ किया है, मतलब रेस्पोंडेंट ने उसे छोड़ के चले गए हैं. ये पहले प्रूफ करना होगा पिटिशनर को. वंस विथड्रॉल इज प्रूवन, मतलब वंस जो पिटिशनर ने वो प्रूफ कर दिया कि हाँ रिस्पोंडेंट ने उसे छोड़ के चले गए हैं विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, फिर द बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट्स टू द रेस्पोंडेंट. ठीक है, फिर वो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है? रेस्पोंडेंट के ऊपर. यहाँ पर एक नोट है, द कोर्ट कैन नॉट फोर्स अ स्पाउस टू फिजिकली लिव विद द अदर और हैव सेक्सुअल रिलेशंस. कोर्ट ऑब्वियसली किसी स्पाउस को फिजिकली रहने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकता या फिर सेक्सुअल रिलेशन के लिए भी जबरदस्ती नहीं कर सकता है. ठीक है, सिर्फ कोर्ट किस लिए ये कर सकता है? क्योंकि ये कंज्यूगल राइट्स है, मैरिज एक कंज्यूगल राइट्स है. ठीक है, तो इसके ऊपर ही कोर्ट फोर्स कर सकते कि हाँ तुम शादी किए हो इसलिए उनके साथ तुम्हें रहना होगा. ठीक है, तो यही एक चीज कोर्ट कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं. नाउ सी,
कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट, इसके ऊपर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट भी हुआ है। चैलेंजेस क्या क्या था देखो, आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है, तो यहाँ पे बोला गया है कि इट वाज व्यूड एज स्टेट इंटरफेरेंस इन द बेडरूम, क्योंकि ये बोला गया है कि स्टेट ये जबरदस्ती इंटरफेयर कर रहा है बेडरूम में, फोर्सिंग एन अनविलिंग स्पाउस इनटू कोहैबिटेशन। एक स्पाउस जो रहना नहीं चाहता है उसे फोर्सफुली वहां पे कोहैबिट करने के लिए स्टेट इंटरफेयर कर रहा है। और एक आर्टिकल 14 right to equality, it was argued to be inherently biased and oppressive particularly towards women। ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये हस्बैंड्स करते हैं ये पिटीशन, तो वाइफ को जबरदस्ती लाने के लिए वहां पे कोहैबिट करने के लिए, तो ये उन लोगों का मतलब आर्गुमेंट है कि आर्टिकल 14 यहाँ पे वायलेट हो रहा है पर्टिकुलरली टुवर्ड्स वुमेन। ठीक है, और डिफेंस में क्या कहा गया है देखो, कंसोर्शियम में बोला गया था एसेंस ऑफ मैरिज इज शेयरिंग अ कॉमन लाइफ, क्योंकि मैरिज ऐसा ही होता है कि एक कॉमन लाइफ शेयर करना होता है। यहाँ पे शादी करने के बाद कोई अचानक से विदाउट एनी रीजनेबल कॉज छोड़ के नहीं जा सकता। ठीक है, रिकंसिलिएशन कि the law should act as a bridge to restore the marital bond rather than allowing it to break easily, क्योंकि मैरिज ऐसा एक चीज है जिसको स्टेट चाहता है कि रिस्टोर करे, कोई मैरिटल बॉन्ड खत्म ना हो जाए या फिर ब्रेक ना हो जाए। ठीक है, और नॉट फोर्स्ड सेक्स, ऑब्वियसली स्टेट फोर्स नहीं करता है इस सेक्शन के दौरान। कोहैबिटेशन डज नॉट इक्वेट टू फोर्स सेक्सुअल इंटरकोर्स, सो ये आर्टिकल 14 या फिर 21 को वैलिड नहीं कर रहा है। इस सेक्शन के ऊपर एक केस है, इंपॉर्टेंट केस, टी सरिता वर्सेस टी वेंकट सुब्बैया 1983 का केस है, जहां पे आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा था कि सेक्शन 9 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, तो कोर्ट ने बोला है कि इट वायलेट्स प्राइवेसी एंड ह्यूमन डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21। तो उन्होंने इस रेमेडी को बार्बेडोस भी कहा गया है, बट रिमेंबर ये जजमेंट लेटर ओवररूल भी हो गया। उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऑपोजिट व्यू दिया है हरविंदर कौर वर्सेस हरमंदर सिंह 1984 के केस में, कि रीजनिंग यही दिया गया है कि द कोर्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन कोहैबिटेशन एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स। ओके, तो यहाँ पे हेल्प किया गया है कि सेक्शन 9 इज कंसोर्शियम लिविंग टुगेदर अंडर द सेम रूफ, नॉट फोर्स्ड इंटीमेसी। तो एक साथ रहने के लिए ये एक है, यहाँ पे फोर्स इंटीमेसी के बारे में कोई बात नहीं किया गया है। इट एम्फसाइज दैट द इंट्रोडक्शन ऑफ constitutional law into the home must be done with caution or it would be like a bull in a china shop। ओके, तो अब तक हम लोग पढ़े हैं कि सेक्शन 9 में विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज होने से ही सेक्शन 9 अप्लाई होता है। लेकिन अगर रीजनेबल एक्सक्यूज हुआ तो मतलब जो पार्टी छोड़ के चले गए हैं उसके पास रीजनेबल एक्सक्यूज हुआ तो क्या होगा, तो सेक्शन 9 अप्लाई नहीं होगा। तो रीजनेबल एक्सक्यूज क्या क्या हो सकता है। नंबर 1, क्रूएल्टी, अगर उसके ऊपर कोई फिजिकल और मेंटल हैरेसमेंट हुआ है बाय द स्पाउस और उसके इन लॉज से, तो वो नहीं रह सकता वहां पे, तो रीजनेबल एक्सक्यूज हो गया, मतलब इनफ रीजन है उसे छोड़ जाने के लिए। ठीक है, नंबर 2, फेलियर टू फुलफिल ऑब्लिगेशंस, मतलब उनके जो पार्टनर है वो फाइनेंशियल नेग्लिजेंसी कर रहा है या फिर लैक ऑफ सपोर्ट मिल रहा है उनसे। नंबर 3, एडल्ट्री, मतलब कि उनके जो पार्टनर है उनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो इसकी वजह से वो छोड़ के गए हैं। एंड नंबर 4, डिमांडिंग डाउरी, मतलब कि उनके स्पाउस या फिर उनके इन लॉज उनको क्या कर रहा है, डाउरी के लिए डिमांड कर रहा है या फिर प्रेशर कर रहा है, तो उनके वजह से वो छोड़ के चले गए हैं। ठीक है, तो फिर ये सब रिजनेबल एक्सक्यूज है और ये सब अगर प्रूफ हो जाता है तो सेक्शन 9 अप्लाई नहीं होगा। नाउ कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस, मतलब कि अगर सेक्शन 9 का पिटीशन फाइल हुआ है और कोर्ट ने डिक्री भी दे दिया है, उसके बाद भी उन कपल के बीच में कोई कोहैबिटेशन नहीं हुआ फॉर 1 ईयर और मोर, मतलब वो जो स्पाउस है वो रिटर्न नहीं किया, या फिर 1 साल के ऊपर हो गया कि उन लोगों ने कोई कोहैबिट ही नहीं किया, तो ये एक वैलिड ग्राउंड हो जाता है डिवोर्स के लिए। ठीक है, सेक्शन 13 1A के 2 के अंदर ये एक वैलिड ग्राउंड हो जाता है फॉर डिवोर्स, तो वो डिवोर्स ले सकता है। और क्या हो सकता है, एन एग्रीव्ड स्पाउस कैन आल्सो अप्लाई फॉर मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 9 एक रेमेडियल प्रोविजन है और इसका पर्पस ही है कि मैरिज को बचाना, तोड़ना नहीं। हाँ, इस पर क्रिटिसिज्म हुआ है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे कॉन्स्टिट्यूशनल भी माना है। आज के टाइम में कोर्ट्स इंडिविजुअल राइट्स को प्रायोरिटी देते हुए इस सेक्शन को केयरफुली अप्लाई करते हैं।
If you found this lecture helpful, please like, share and subscribe to my channel, and comment below if you want lectures on section 10 of the Hindu Marriage Act. Thank you for watching.